हेलो गाइस, तो आज हम बात करने जा रहे हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के पार्ट थर्ड के बारे में। इसके 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तो आप वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा। सो देखो, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले ये बता देते हूँ, इसमें हम नेगोशिएशन के बारे में पढ़ेंगे, इंडोर्समेंट के बारे में पढ़ेंगे एंड डिसऑनर ऑफ चेक के बारे में पढ़ेंगे। सो वीडियो को आगे शुरू करने से पहले आपसे एक बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो एंड कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा। तो देखो, सबसे पहले आता है कि नेगोशिएशन होता क्या है। When a promissory note, bills of exchange और चेक इज ट्रांसफर्ड, जब हम किसी promissory note, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक को ट्रांसफर करते हैं एक इंसान को, इस तरीके से कि वो जो इंसान जिसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं वो उसका होल्डर बन जाए, वो इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएटेड कहलाता है। ठीक है, नेगोशिएशन डिलीवरी के थ्रू ही हो सकता है। अगर हम किसी promissory note, चेक और बिल्स ऑफ एक्सचेंज को नेगोशिएट करना चाहते हैं तो हमें करना क्या होगा, हमें उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, होल्डर को उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर साइन करना होगा एंड उसे डिलीवर करना होगा। जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक होल्डर उसका ट्रांसफर ही नहीं। तो नेक्स्ट हमारा आता है इंडोर्समेंट। व्हेन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मेकर या होल्डर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बैक या फ्रंट पे या उससे अटैच किसी पेपर पे या स्टैम्प पेपर पे साइन कर दे, ये एक्सप्रेसली दिखाने के लिए कि वो जो इंस्ट्रूमेंट है उसको एंडोर्स किया जा रहा है, ट्रांसफर किया जा रहा है, तो उसको हम इंडोर्समेंट कहते हैं। और जो बंदा साइन करता है उसको हम एंडोर्सर कहते हैं। अ चेक इंडोर्स्ड बाय द पेई, पेई अगर एक चेक को इंडोर्स करता है तो उसे एक इंसान से दूसरे इंसान को ट्रांसफर करना होता है, और जो होल्डर होता है उनमें से कोई भी उसे कैश करा सकता है। ठीक है, हमारा जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है उसकी एक ही खासियत होती है कि वो इनडेफिनेटली ट्रांसफर किया जा सकता है। अब देखो, इंडोर्समेंट कितने तरीके के होते हैं। एक होता है ब्लैंक इंडोर्समेंट, जब हमारे इंस्ट्रूमेंट पे किसी का नाम नहीं लिखा होता है, बस इस पे एक साइन होता है ड्रॉई का, तो वो हमारा ब्लैंक इंडोर्समेंट होता है, जिससे ब्लैंक चेक होते हैं। ठीक है, और फिर आता है स्पेशल एंडोर्समेंट। अगर हम उस पर कोई नाम लिख दे स्पेसिफिकली कि ये चेक राम के नाम पर है, राम ही के अकाउंट में पैसे जाएंगे, तो वो स्पेशल एंडोर्समेंट होता है। फिर आता है पार्शियल एंडोर्समेंट। पार्शियल एंडोर्समेंट क्या होता है, अगर हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को स्प्लिट कर दे कि एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज निकाला था 50,000 रुपए का, जिसमें से कि एक्स को पे करना है 20,000, वाई को पे करना है 30,000, तो वो होता है पार्शियल एंडोर्समेंट। फिर आता है रेस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट। रेस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट जब हम उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगा दें कि भाई ये जो पर्टिकुलर चेक है या फिर पर्टिकुलर प्रोमिसरी नोट है ये सिर्फ एक्स के लिए ही है, तो वो होता है रेस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट, कि हम कोई कंडीशन लगा देते हैं। ठीक है, फिर आता है डिसओनर ऑफ चेक। चेक डिसओनर कब होता है, चेक हमारा डिसओनर हो सकता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के द्वारा, व्हेन जो हमारे फंड्स में, अकाउंट्स में जो है इनसफिशिएंट फंड नहीं, मतलब पैसे नहीं है, या फिर जो पैसे हमारे हैं वो एप्लीकेबल नहीं होते हैं, या फिर हमारे अकाउंट क्लोज हो चुका है, या फिर अकाउंट का जो होल्डर का फंड है वो फ्रीज कर दिया गया है। कई बार हमारे अकाउंट फ्रीज कर दिए जाते हैं ना। इन अदर वर्ड्स, व्हेन ड्रॉई चेक को प्रेजेंट करते वक्त पेमेंट में डिफॉल्ट कर देता है तो चेक हमारा बाउंस हो जाता है। तो यहाँ पर कुछ लाइबिलिटी होती है ड्रॉई की डिसओनर पर। क्या होती है लाइबिलिटीज? इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय ड्रॉई, अगर ड्रॉई ने कोई डिफॉल्ट किया है तो ड्रॉई को कंपनसेट करना पड़ेगा अदर पार्टी को उसके हुए नुकसान के लिए। लाइबिलिटी ड्रॉई की कब अराइज होती है? व्हेन ड्रॉअर हैज सफिशिएंट फंड्स इन द अकाउंट, व्हेन जो चेक बनाने वाला है उसके अकाउंट में पूरे पैसे थे। अगर एक्स ने वाई को पेमेंट के लिए चेक दिया है तो एक्स क्या है? ड्रॉअर है, और वाई कौन है? ड्रॉई है। तो एक्स के अकाउंट में तो पूरे पैसे थे, तो वो क्यों कंपनसेट करेगा? व्हेन फंड्स आर प्रॉपर्ली एप्लीकेबल फॉर पेमेंट, उसके जो फंड्स थे वो एप्लीकेबल भी है चेक के लिए। देखो, एप्लीकेबिलिटी क्या होती है, अगर मैं फिक्स अकाउंट, अपने फिक्स अकाउंट का एक चेक ड्रॉ करके दे दूं कि भाई ले, यहाँ से जो है पैसे ले लियो, तो फिक्स अकाउंट में से जो होता है ना, वहां से हम पैसे नहीं निकाल सकते, जो एफडी होती है हमारी। ठीक है, फिक्स डिपॉजिट जो होता है। फंड्स द ड्रॉई इज ड्यूली रिक्वायर्ड टू द चेक, जो ड्रॉई है वो उसको चेक को सही से निकालना चाहिए था, मतलब टाइम पर उसको पे करना चाहिए था। अब यहाँ पे ड्रॉअर की भी कुछ लाइबिलिटीज होती है। जो हमारा ड्रॉअर होता है, अगर चेक डिसऑनर हो जाता है उसकी गलती की वजह से, तो उसको 2 साल तक की जेल हो सकती है और फाइन लग सकता है चेक की वैल्यू के डबल तक का। ठीक है, 50,000 का चेक था तो 1,000 तक की उसकी जो है फाइन लग सकती है। अब उसकी लाइबिलिटी कब राइज होती है? व्हेन चेक वाज इशूड टू डिस्चार्ज लीगल इन्फोर्सिबिलिटी, कि चेक को सिर्फ और सिर्फ लीगल इन्फोर्सिबिलिटी हटाने के लिए दिया गया था। ठीक है, पैसे वैसे थे नहीं अकाउंट में। जब व्हेन चेक वाज रिटर्न ड्यू टू इनसफिशिएंट ऑफ फंड्स, व्हेन चेक जो है वापस कर दिया जाए क्योंकि उसके अकाउंट में पैसे नहीं थे। व्हेन चेक वाज इशूड टू डिस्चार्ज लीगल इन्फोर्सिबिलिटी, ये पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं हम। ठीक है, चेक वाज प्रेजेंटेड विद इन 6 मंथ, चेक को 6 महीने के अंदर अंदर प्रेजेंट कर दिया था, फिर भी चेक जो है ड्रॉ हो गया। ड्रॉअर ऑफ द चेक हैज फेल्ड टू मेक पेमेंट विद इन 30 डेज, जो ड्रॉअर है वो 30 दिन के अंदर पेमेंट नहीं कर पाया बैंक की। कंप्लेंट कैन बी मेड बाय द पेई, जो पेई है या होल्डर है वो 1 महीने के एक्सपायरी के अंदर उसके लिए कंप्लेंट कर देता है, तो भी लायबिलिटी प्रोड्यूस होती है।
होल्डर कौन होता है? होल्डर वो इंसान होता है जिसके पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज या फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। जनरली जो पेई होता है वही बिल्स ऑफ एक्सचेंज का या फिर वो किसी बंदे को इंडोर्स कर देता है तो वो इसका होल्डर होता है। पर्सन हैव पोजेशन इन हिज ओन नेम, की इंसान के पास उसके खुद के नाम पर पोजेशन होना चाहिए। हर एक इंसान ट्रू होल्डर नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ एक लीगल होल्डर ही होल्डर कहलाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है, अब होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन होता है? होल्डर इन ड्यू कोर्स तभी बनता है जब एक इंसान को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट या कोई चेक या कोई प्रोमिसरी नोट गुड फेथ में दिया जाए, मतलब बिना किसी फ्रॉड के, बिना किसी इलीगैलिटी के दिया जाए, तो वो हमारा होल्डर इन ड्यू कोर्स कहलाता है। उसके ऊपर कोई सस्पिशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके ऊपर कोई प्रीवियस डिसऑनर्ड चेक नहीं होना चाहिए, कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एक एग्जांपल है कि ए ने बी को चेक दिया, अब बी को पैसे देने थे सी को, तो उसने क्या कर दिया, उसने सी को वो चेक इंडोज कर दिया। अब सी जो है, क्योंकि उसको गुड फेथ में इंडोजमेंट मिली है चेक की, तो ए किसको पैसे देगा? सी को पैसे देगा, तो सी क्या कहलाएगा? होल्डर इन ड्यू कोर्स कहलाएगा। फिर पेमेंट इन ड्यू कोर्स क्या होता है? पेमेंट इन ड्यू कोर्स तब कहलाएगी व्हेन पेमेंट इज मेड एज पर टेनर, जब हमने टेनर के हिसाब से, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से पैसे दिए। व्हेन पेमेंट इज मेड इन गुड फेथ, पेमेंट गुड फेथ में दी है। व्हेन पेमेंट इज मेड विदाउट एनी नेग्लिजेंस, पेमेंट बिना किसी लापरवाही के दी है। पेमेंट इज मेड टू द होल्डर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, पेमेंट उस इंसान को दी है जिसके पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट था। पेमेंट कैश में ही दी है, काइंड में नहीं दी। अब पेइंग बैंकर कौन होता है? पेइंग बैंकर वो बैंक होता है जो कि चेक को कैश करता है कस्टमर के बिहाफ पर। एग्जाम्पल ले लेते हैं, रमेश स्टेट बैंक का कस्टमर था, तो उसने एक चेक ड्रॉ कर दिया 50,000 रुपए का सुरेश के नाम पर। अब सुरेश ने वो अपने बैंक से जाकर के इनकैश करा लिया, तो जिस बैंक से उसने वो इनकैश कराया है ना, वो उसका पेइंग बैंकर कहलाएगा। पेमेंट बैंकर की लाइबिलिटीज क्या होती है? पेमेंट बैंकर को कंपनसेट करना पड़ता है अगर होल्डर को कोई लॉस हो जाता है तो, लेकिन कब? जब होल्डर का कोई डिफॉल्ट नहीं होता। अब होल्डर का डिफॉल्ट कब नहीं होता? व्हेन इन फंड्स ऑफ द कस्टमर अकाउंट, जब कस्टमर के अकाउंट में फंड्स सही थे, वो फंड्स एप्लीकेबल भी थे चेक की पेमेंट के लिए, वो जो चेक था वो टाइम पर बैंकिंग के आवर्स में ही प्रेजेंट किया गया था पेमेंट के लिए, चेक को वैलिडिटी के टाइम के अंदर ही पेमेंट के लिए प्रेजेंट किया गया था, ठीक है। अब कलेक्शन बैंकर की ड्यूटी क्या होती है? कलेक्शन बैंकर होता कौन है? कलेक्शन बैंकर हमारे चेक, ड्राफ्ट, बिल, पे ऑर्डर, ट्रेवलर चेक, लेटर ऑफ क्रेडिट, डिविडेंड वारंट एक्सेट्रा को कस्टमर के बिहाफ पे कलेक्ट करता है और उन ट्रंकेटेड चेक की जेन्युइननेस चेक करता है कि कहीं वो जो चेक है वो फ्रॉड तो नहीं है, उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है। ये सब कलेक्शन बैंकर चेक करता है। कलेक्शन बैंकर फ्रॉड, फोर्जरिंग, टेम्परिंग सब कुछ चेक करता है, ठीक है। अब बैंक कस्टमर के चेक को ऑनर करने से, एक्सेप्ट करने से कब कब मना कर सकता है? व्हेन कस्टमर पेमेंट स्टॉप कर दे, ठीक है। कस्टमर ने पेमेंट ही नहीं की तो भाई बैंक अपने जेब से पैसा क्यों देगा? व्हेन कोर्ट ने ऑर्डर दिया हुआ कि इस पर्टिकुलर बंदे की कोई भी पेमेंट ना की जाए, हमारे अकाउंट फ्रीज कर दिए जाते हैं ना कभी कभी, ठीक है। व्हेन बैंकर की डेथ हो, व्हेन बैंकर को पता चल गया हो कि हमारे कस्टमर की डेथ हो गई है, या फिर हमारे कस्टमर को इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया गया है, या फिर बैंक को नोटिस मिल जाता है कि कस्टमर इंसान हो गया है, इंसान मतलब उसकी दिमागी हालत बिगड़ चुकी है, ठीक है। व्हेन होल्डर्स टाइटल इज डिफेक्टिव, जब होल्डर का टाइटल डिफेक्टिव मतलब होल्डर में ही कुछ कमी हो, कि हमें शक हो रहा है कि भाई ये होल्डर जो है ये इलीगल है, या फिर इसने चोरी वोरी किया, ये चेक इसका नहीं है, तो इस तरीके से। व्हेन कस्टमर गिव नोटिस ऑफ क्लोजिंग ऑफ अकाउंट, जब कस्टमर ने अकाउंट को क्लोज करने का नोटिस दे रखा है। व्हेन बैंक नो कि हमारा जो चेक है वो खो गया है, तो इसका मतलब जो बंदा चेक को प्रेजेंट करने के लिए आया है, हो सकता है उसका ये चेक हो ही ना, वो ट्रू होल्डर ही ना हो इसका। जब हमारा चेक म्यूटिलेटेड, फटा हुआ या फिर इनकम्प्लीट होता है, व्हेन हमारा चेक पे जो सिग्नेचर है वो मिसमैच होते हैं, मतलब मेल नहीं खाते ओरिजिनल से। व्हेन जो हमारा इंडोजमेंट है वो इरेगुलर रहता है, तो सस्पिशन पैदा होता है। फिर अदर केसेस क्या होते हैं चेक को मना करने के लिए? आउटडेटेड चेक, पुराना चेक है, मतलब अब उसकी वैलिडिटी खत्म हो चुकी है, ठीक है। इनसफिशिएंट बैलेंस, फंड नहीं थे, फंड्स एप्लीकेबल नहीं थे, या फिर हमने गलत ब्रांच पर प्रेजेंट कर दिया चेक को, या फिर अनडेटेड, बिना तारीख वाला चेक था, या स्टेल, फटा पुराना चेक था। थैंक यू सो मच गाइस, होप आपको ये पूरी वीडियो समझ में आ गई होगी। इसका पार्ट 4 भी है, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।